जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए, रोलेट एक्ट ये जब भारत में आया तो इसको रोलेट सिडनी नाम के एक व्यक्ति आए थे, सिडनी रोलेट, जो इसको लेके आए थे, इसलिए इनके नाम पर ही इसका नाम रोलेट एक्ट पड़ा था। यह आया था 19 मार्च 1919 में इसको पारित किया गया था। रोलेट एक्ट के अंदर क्या होता था, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी व्यक्ति पर कोई शक होता था तो शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। तो जब उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता था तो उसके बाद यहाँ पर उस व्यक्ति के मतलब वो व्यक्ति ना तो कोई अपील कर सकता था इसके खिलाफ, ना वो कोई दलील कर सकता था, और ना ही कोई वो वकील कर सकता। तो यहाँ पर ये जो कानून आया था रोलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा गया, क्योंकि ये बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी, जिस पर भी ये संदेह होता था इन लोगों को ये उठाकर उसको जेल में डाल देते थे। तो यहीं इसी के तहत दो व्यक्ति थे, एक तो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और एक थे हमारे सैफुद्दीन किचलू। तो इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं के विरोध में यहाँ पर जलियांवाला बाग में एक मीटिंग चल रही थी। तो जलियांवाला बाग में जब मीटिंग चल रही थी, इनको गिरफ्तार कर लिया था इसके खिलाफ, वहाँ पर बहुत सारी हज़ारों की संख्या में भीड़ जमाती, यहाँ पर बहुत लोग जमाते हज़ारों की संख्या में। और यहीं पर इस हज़ारों की संख्या पर जनरल डायर आता है और यहाँ पर इनको निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे देता है अपने सैनिकों को। तो यहाँ पर निहत्ती भीड़ पर गोली चलाई जाती हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग मारे जाते हैं, और इसी को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो स्वराज पार्टी, देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना ये कांग्रेस के अंदर ही की गई थी, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही की गई थी। किसकी स्थापना? स्वराज पार्टी की। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, जिसको करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, और इसी के साथ यहाँ पर इनके साथ थे चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास जो थे वो इन्हीं के साथ, यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। एक संविधान के जब हम बात करते हैं भाग 4 की, तो संविधान के भाग 4 में बात की गई है डीपीएसपी की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य का कर्तव्य होते हैं। तो यहाँ पर इसी के अंदर भाग 36 से लेकर भाग जो ये हमारा 4 है, इसके अंदर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक सम्मिलित है। यहाँ पर इसी के अंदर आर्टिकल हमारा 39 आता है, जिसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, और इसके कई अलग अलग पार्ट हैं। तो इसी में 39 का ए पार्ट है, जो कि ये कहता है कि राज्य के सभी स्त्री और पुरुषों को जो जीविका के साधन है, जो उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की जो शक्ति है या कार्य है, वो राज्य के पास है। यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को, अपने राज्य के नागरिकों को क्या कराए, जीविका के साधन उपलब्ध कराए। आर्टिकल 39 का भी ये कहता है कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण जो है वो इस प्रकार बटा हो जिससे कि सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन भी बन सके, और इस खंड के अंदर ही उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य जो है वो उत्पादन के जो साधन है उन सभी का राष्ट्रीयकरण करे, उनका नेशनलाइजेशन करे। ये कहा गया है 39B में। 39C में कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था जो है वो इस प्रकार चलनी चाहिए जिससे कि धन का और जो उत्पादन के साधन है उनका सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण ना हो, यानी कि उनके हित के लिए इसका केंद्रण किया जाना चाहिए, ना कि उनके अहित के लिए। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो धन का समान वितरण की बात की गई है आर्टिकल 39C में, और आर्टिकल 39D यही बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन, कि चाहे फीमेल हो या मेल हो, अगर उनका काम सेम है तो उन्हें वेतन भी सेम मिलना चाहिए। यह आर्टिकल 39 का डी कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं, हमें ये बताना है।
देखिए संविधान की अनुसूची 7, इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। एक को कहते हैं हम सेंट्रल लिस्ट यानी कि संघ सूची, दूसरी है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, तीसरी है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। अगर बात की जाए हमारी संविधान में वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में सेंट्रल लिस्ट के अंदर जिसको हम संघ सूची कहते हैं, इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं वर्तमान में? 100 विषय हैं। लेकिन इसमें जब मूलतः जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उस टाइम पर इसमें 97 विषय हुआ करते थे। स्टेट लिस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें वर्तमान समय में 61 विषय हैं, जो कि पहले 66 विषय हुआ करते थे मूल संविधान में। और अगर हम बात करें समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में प्रेजेंट में 52 विषय हैं, याद रखिएगा। और पहले जो हुआ करते थे इसमें 47 विषय हुआ करते थे। अब हमसे पूछा है संघ सूची में कितने हैं, तो वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं संघ सूची के अंदर, सेंट्रल लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक पत्र थे, इनका संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक पत्र थे, इनका संपादन किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा ही भारत में होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और महात्मा गांधी का जो एक पत्र है जिसको हम हरिजन के नाम से भी जानते हैं, वो भी याद रखिएगा, ये भी गांधी जी का था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो हमारा 1857 की क्रांति थी, उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले वीडी सावरकर ही थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा ये अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया गया था। देखिए रांची की अगर बात करें तो रांची में एक बहुत फेमस हवाई अड्डा है जिसका नाम है बिरसा मुंडा या मुंडा एयरपोर्ट। तो बिरसा मुंडा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? ये है रांची के अंदर स्थित। नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है? ये स्थित है नई दिल्ली के अंदर। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ में ही स्थित है हमारा शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। वहीं अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा में स्थित है मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको पहले मोपा के नाम से जाना जाता था। इस एयरपोर्ट का पहला नाम था मोपा, लेकिन अब वहाँ के जो भूतपूर्व जो वहाँ के सीएम थे यानी कि चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर जी, जिनका निधन हो चुका है, उनके नाम पर इनका अब रखा गया है इस गोवा के हवाई अड्डे का नाम, जिसका पहले मोपा नाम था और अब है मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कौन से देश में हुआ था? देखिए रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले जो आविष्कार है वो चाइना में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? देखिए शिलालेख क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर, और पत्थर पर लिखे गए जो लेख हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शिलालेख। तो जैसे कि पत्थर और पत्थर पे कोई लेख लिखवाते थे राजा महाराजा, उन्हीं को कहा जाता था शिलालेख। तो ये जो शिलालेख है इनका सबसे पहले जो स्टार्टिंग कराने वाले थे उनका नाम है अशोक। तो अशोक के द्वारा किया गया था, याद रखिए। और अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति का पालन किया था और फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने जब अपना कलिंग का युद्ध लड़ा था, इसके बाद इतना खून, मतलब यहाँ पर जब इनका कलिंग का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर इतना खून हुआ था लोगों का, इतना नरसंहार हुआ था कि इतनी बुरी स्थिति की बूढ़े बच्चे बड़े कोई नहीं देखा, सबको मार दिया गया। और वहाँ पर इतना बड़ा नरसंहार देखकर इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और फिर ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। यहाँ पर कौन? अशोक। अजातशत्रु की अगर बात की जाए तो ये बिंबिसार का पुत्र हुआ करता था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था, और ये अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। कालाशोक ये महापद्मानंद का बेटा हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और महापद्मानंद जो था ये नंदवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था उसका नाम था महमूद गजनी। तो महमूद गजनी या महमूद गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी इसका ही गुलाम हुआ करता था। यहाँ पर ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रही थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?
तो नेशनल वोटर्स डे ये मनाया जाता है कब, हमें ये बताना है। देखिए सबसे पहले है 10 जनवरी दिया है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं कब, 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसी तरह से 12 जनवरी को हमारे यहाँ पर मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। विश्व यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, ये भी याद रखिएगा। 24 जनवरी को हमारे यहाँ पर बनाया जाता है भारत के अंदर राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रिपीटेड टाइम्स कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 25 जनवरी को मनाया जाता है यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही वो हैं जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, और इन्हीं को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने ही आर्टिकल 32 को कहा है संविधान का हृदय तथा आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है इन्होंने आर्टिकल 32 को। और जितनी भी पूरी की पूरी जो संविधान सभा थी उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे, और इन्हीं को ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे, और उन 7 सदस्यों में जो हेड थे, इनके अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बाद जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो थे BN राव संविधान सभा के अंदर, और BN राव को ही संविधान सभा के अंदर संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। क्लियर यहाँ तक की चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है फजल अली आयोग में शामिल सदस्य कौन कौन थे। देखिए फजल अली आयोग ये आया था 1953 में। 1953 में आया था फजल अली आयोग, और फजल अली आयोग के अंदर टोटल 3 सदस्य थे। एक तो खुद फजल अली थे जो कि इसके अध्यक्ष थे, दूसरे हृदयनाथ कुंजरू, तीसरे KM पणिक्कर। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ये तीनों ही फजल अली आयोग के सदस्य थे। फजल अली आयोग 1953 में आया था, और 1955 में इसने अपनी सिफारिशें दी थी, और इसी के आधार पर फिर 1956 में यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सभी संविधानों का जनक किसे कहा जाता है। देखिए पूरे विश्व में सबसे पहले जो संविधान बना था वो ब्रिटेन का संविधान था, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान था वो लिखित नहीं था, वो अलिखित था। तो ब्रिटेन में सबसे पहले संविधान बना था, इसलिए इसको कहा जाता है सभी संविधानों का जनक। तो सभी संविधानों का जनक है ब्रिटेन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लिखित संविधान सबसे पहले किस देश का था, तो लिखित संविधानों का जनक जो कहा जाता है वो अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान था। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे कठोर, सबसे विशाल और लिखित संविधान है भारत का। इसी के साथ जो अमेरिका है इसके संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष आया। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था वो 1956 में किया गया था, और राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर ही भारत के अंदर जब परिभाषा आई थी भारत की नई, तो 14+6 की आई थी, जिसमें 14 तो स्टेट बने थे भारत के अंदर, और 6 बनी थी यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर 6 तो थे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, और 14 थे राज्य। ये भारत की उस टाइम की 1956 के टाइम की एक नई परिभाषा थी। और आज के टाइम में क्या है, तो आज भारत के अंदर 28 स्टेट हैं, और यूटीज़ कितनी हैं, तो 8 यूटीज़ हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, हमसे ये पूछा है। देखिए सबसे पहले हमारे सामने डेट है 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को। तो ये तीनों सीक्वेंस में ऐसे याद रखिएगा। देखिए जल दिवस 22 मार्च, फिर अप्रैल पृथ्वी दिवस, और फिर जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसरो की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। देखिए, 1969 में जिस वर्ष हमारे यहाँ पर स्पेस एजेंसी की हमारी शुरुआत हुई थी, स्थापना की गई थी, और इस टाइम तक तो अमेरिका चांद पर भी पहुँच गया था। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो इंडियन की स्पेस एजेंसी विश्व की बहुत ही शक्तिशाली एजेंसियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? देखिए, जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ज्वालामुखी फटते हैं, तो उससे बनती है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान टू टाइप की होती हैं, एक तो होती है अंतर्भेदी और एक होती है बहिर्भेदी। अंतर्भेदी वो होती हैं जब ये ज्वालामुखी की क्रिया होती है, और ज्वालामुखी की क्रिया होने के बाद, देखिए ज्वालामुखी की जब क्रिया होती है तो यहाँ से इसके बाहर से जो जितने भी एशेज होते हैं या वाष्प, जल वाष्प होता है, धूल के कण वगैरह होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, और जो मैग्मा है वो बाहर आकर यहाँ पर जम जाता है। तो जो बाहर आकर निकल जाता है मैग्मा और बाहर आकर जम जाता है, इससे तो बनती है बहिर्भेदी चट्टान। और जो अंदर ही जमा रह जाता है, मैग्मा जो रहता है वो अंदर ही जमा हो जाता है, इसको कहते हैं, ये बनाती है बहिर्भेदी चट्टान। तो इससे निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों का। और आग्नेय चट्टानों पर ही उसके जब ताप और दाब पड़ता है, तो इनके कारण ही टूट फूट से, इनसे ही निर्मित, इसके टूट फूट से ही निर्मित होती है अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान का रूपांतरण हो जाता है रूपांतरित चट्टानों में। तो एक दूसरे से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको पहले जाना जाता था, काकोरी ट्रेन एक्शन को हम जानते थे पहले, काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से इसको जाना जाता था पहले। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, जो कि 1925 में हुई थी। और इसमें राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्ला खां सहित और भी कई सदस्य थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर, जहाँ पर एक 8 डाउन जो मालगाड़ी थी वो जा रही थी और उसको इन्होंने लूटा था। इसी को कहा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को चीकू के नाम से जाना जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए जाने जाने वाले खिलाड़ी जिनको चीकू के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है हमारे विराट कोहली। विराट कोहली को जाना जाता है चीकू के नाम से, और सबसे ज़्यादा रन बनाने के नाम भी इन्हीं के नाम है, विराट कोहली के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए, जब हमारे शरीर में जब कमी हो जाती है रक्त की, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है एनीमिया रोग। और ये किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण। तो जब हमारे रक्त में आयरन की कमी हो जाती है, इसी वजह से हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में हो जाता है एनीमिया रोग हो जाता है। क्या है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, सबसे पहले शिवाजी जो थे, इन्होंने स्थापना की थी मराठा साम्राज्य की। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। इनका जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में 6 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, और इनकी माता जो थी उनका नाम था जीजाबाई। तो शाहजी भोसले जो थे इनके पिता, उनकी 2 पत्नियां थी। एक तो इनकी जो मम्मी थी जीजाबाई वो, और दूसरा इनकी जो पत्नी थी इनके पापा की, उनका नाम था तुकाबाई मोहिते। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो शिवाजी थे इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था कोणदेव। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है, इनके गुरु का नाम था कोणदेव। इसी के साथ आपसे पूछा जाता है कि इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? तो गुरु रामदास जो थे वो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रायगढ़ क्या थी? शिवाजी की राजधानी थी। क्वेश्चन हमसे पूछा है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी इनके पुत्र थे जिनका नाम था संभाजी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, हमने पढ़ी थी अनुशीलन समिति, विषय क्वेश्चन हमने किए थे उसमें। तो अनुशीलन समिति जो थी उसकी स्थापना हुई थी 1903 में। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है ढाका अनुशीलन समिति, तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, जिसके अध्यक्ष पी मित्रा भी थे। आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पर 1905 में आपको याद रखना है, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, और 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 में हमने पढ़ा था सूरत फूट, जिसमें कांग्रेस जो थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभ्यता का पालना के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, सभ्यता का पालना के नाम से जाना जाता है एशिया की नदियों को। तो जो एशिया की नदियां हैं इन्हें जाना जाता है सभ्यता का पालना के नाम से। एशिया की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो जनसंख्या है वो भी सबसे ज़्यादा है। यानी कि एशिया जो महाद्वीप है ये विश्व में एशिया महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा है और भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और भारत भी एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है हांगकांग। और बात की जाए भारत की तो सबसे ज़्यादा जो डाकघर आपको देखने के लिए मिलेंगे, सबसे ज़्यादा डाकघर आपको यहीं पर मिलेंगे भारत के अंदर देखने के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ पर होती है, तो चीन में होती है और चीन में सबसे ज़्यादा चावल ही खाया जाता है। क्लियर है। अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर टोटल जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें 50 स्टेट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपुलेख दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? देखिए, लिपुलेख दर्रा और दो दर्रे और हैं जो आपसे यहाँ के पूछे जाते हैं, एक है हमारा माना दर्रा और दूसरा है नीति दर्रा। तो लिपुलेख, माना और नीति ये तीनों के तीनों ही दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल जो है वो है गैरसैंण और तुम्हारी दूसरी है देहरादून। तो गैरसैंण और देहरादून ये दोनों ही कहाँ की कैपिटल है? उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के दर्रे लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा केसर। केसर की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। और बनिहाल दर्रा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाता है एक दर्रा लेपचा, तो लेपचा दर्रा कहाँ पर मिलता है आपको? ये सिक्किम का है लेपचा दर्रा। क्लियर। और मणिपुर में है लोकटक झील, ये भी याद रखिएगा। जहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर ये। और यहाँ पर पाया जाता है डांसिंग डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? देखिए, टोडा जनजाति जो है ये मेन अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो ये पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु में पाई जाती है कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़गा, टोडकोडा और कोटा ये सारी जो जनजातियां हैं वो भी तमिलनाडु में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर हमसे पूछा है सिक्किम की, तो सिक्किम के अंदर पाई जाती है लेपचा। सिक्किम के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है? लेपचा जनजाति पाई जाती है। इसी के साथ यहाँ पर लिम्बू भी पाई जाती है। लिम्बू भी पाई जाती है कहाँ पर? तो लेपचा, लिम्बू और भोटिया। भोटिया भी पाई जाती है सिक्किम में, याद रखिएगा, ये आपसे पूछी जाती है। तो लेपचा, लिम्बू ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिम्बू, भोटिया ये कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम के अंदर पाई जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा जो फेमस है एक तो यहाँ की है मिशमी। मिशमी कहाँ पर पाई जाती है? तो मिशमी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। इसी के साथ यहाँ पर मोपा, डफला, मेजी ये सब भी कहाँ पर पाई जाती हैं? ये सब भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पाई जाती है बंजारा। महाराष्ट्र में कौन कौन सी पाई जाती है? महाराष्ट्र में एक तो पाई जाती है बंजारा। बंजारा जो है ये महाराष्ट्र की फेमस है। एक आपकी पाई जाती है कोली, एक आपकी गोंड भी पाई जाती है। ठीक है, कोली, गोंड भी पाई जाती है। इसी के साथ यहाँ पर बार्ली पाई जाती है और चितपावन, ये सारी की सारी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो हमसे पूछा था टोडा मेन रूप से पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर, नीलगिरी वाले क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1947 में जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था षणमुखम चेट्टी। तो यह षणमुखम, आपको शेट्टी भी कहीं कहीं पर लिखा मिल जाता है। तो षणमुखम चेट्टी या शेट्टी जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे जिनके द्वारा बजट पेश किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले कौन थे, तो ये थे हमारे जॉन मिथाई। जॉन मिथाई ये गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो ये थे मोरारजी देसाई। इन्होंने अब तक कुल 10 बार बजट पेश किया है। सी.डी. देशमुख ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदी इनको नहीं आती थी, फिर भी हिंदी भाषा में इन्होंने बजट पढ़ के सुनाया था। तो ये कौन थे? ये सी.डी. देशमुख थे।
क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके द्वारा गवर्नर का जो पद था उसको गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। उस पद का नाम क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल बनने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह पूछा है हमसे, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया? देखिए, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इसी के द्वारा क्या किया गया था, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, इसमें जो कंपनी के जो व्यापारी थे, जो लोग थे, वो अपना निजी व्यापार भी चलाते थे, तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही साथ जो ये भारतीयों से रिश्वत लेते थे, ब्राइब लेते थे, घूस लेते थे, या फिर जो उनसे गिफ्ट लेते थे, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही द्वारा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये मेन उद्देश्य इसका ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल करना इसका काम था, कि ताकि वो चीज़ों को नियमित रूप से अपने अनुसार चला सके। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी हमने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही गवर्नर का जो पद था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसी के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1774 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। और इसके जो पहले जज बनते हैं, तो इसमें टोटल तो 4 जज होते हैं। एक होते हैं मेन जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनका नाम है लॉर्ड एलिजा इम्पे। ये आपसे पूछा भी जाता है। तो पहले जो जज बने थे इनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। और इनके अलावा 3 अदर सदस्य भी थे, जिनके नाम थे चैम्बर्स, एक चैम्बर्स थे, दूसरे लेमेंसस और तीसरे थे हाइड। ये तीनों व्यक्ति क्या थे यहाँ पर, 3 और 1 4, तो ये चारों यहाँ पर जज थे। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, उसमें जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पर, इन्हीं के साथ इन 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी सभा भी बनाई गई। ये सारे के सारे मिलकर ही वहाँ पर सत्ता को चलाते थे, संयुक्त रूप से अपनी जो शक्ति थी उसका प्रयोग करते थे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर देखिए, बिहू की अगर बात की जाए तो बिहू असम का प्रमुख लोक नृत्य है, बिहू नृत्य। घूमर की अगर बात की जाए तो घूमर राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है, और आपने ये देखा भी होगा। तो ये राजस्थान के अंदर किया जाता है घूमर नृत्य। भांगड़ा की अगर बात करें तो ये बहुत प्रसिद्ध है, ये पंजाब का है, और इसको आमतौर पर आप सब भी करते ही होंगे। जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो भांगड़ा बजता है, उस पर आप सभी करते भी होंगे इसका नृत्य। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का है रऊफ नृत्य। ये किया जाता है जम्मू कश्मीर में। इंडिया एक्ट किस वर्ष आया था? देखिए, 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए और उसके कार्यों को नियमित करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है, जिसमें कई सारे प्रावधान होते हैं। इसी के तहत 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। फिर 1773 के एक्ट में जो कमियां होती हैं रेगुलेटिंग एक्ट में, इसको दूर करने के लिए लाया जाता है 1781 का एक्ट। 1781 का जो एक्ट होता है, इस चार्टर अधिनियम में जितनी भी कमियां होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उन कमियों को दूर करने के लिए लाया जाता है 1781 का चार्टर एक्ट, जिसको हम सेटलमेंट एक्ट या फिर बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद फिर आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। तो हमसे पूछा है किस वर्ष आया था। पीट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, जिसमें इसमें क्या किया गया था, तो इसके द्वारा दोहरे प्रशासन की स्टार्टिंग की गई थी। और यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर बनाए गए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था यहाँ पर, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था यहाँ पर, एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इनका काम था यहाँ पर राजनीतिक मामलों को देखना। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापारिक मामलों को देखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये सालाना देने की व्यवस्था की गई? तो देखिए, अभी हमने देखा था 1781 में जो एक्ट आया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया था, इसलिए इसको हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून भी कहा। इसके बाद आता है 1813 का एक एक्ट। इस एक्ट के अंदर 1 लाख रुपये सालाना शिक्षा के लिए देने की व्यवस्था की गई।
और इसी के साथ साथ जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 20 साल तक कंपनी के जो भी इसमें रूल रेगुलेशन आए थे, कंपनी उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगी। और साथ ही साथ 1813 के एक्ट के द्वारा ही कंपनी से उसके जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे सबको छीन लिया गया। केवल कंपनी के यहाँ पर 2 व्यापारिक एकाधिकार को छोड़ा गया। एक तो कंपनी का चीन के साथ जो व्यापार था, बस उस पर इसका एकाधिकार बना रहा, और इसी के साथ जो पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार था वो इसका बना रहा। बस ये 2 व्यापार थे जिन पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, वो भी केवल आगे 20 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया था। फिर जब अगला 1833 का एक्ट आता है, इसमें क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर कंपनी का जो एकाधिकार रहता है वो पूरी तरह से छीन लिया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरे का निर्माण कराने वाला था औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए किसे जाना जाता है? देखिए 7वीं जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हुई थी कांग्रेस, इसमें जो तिरंगा झंडा फहराया था ये थी भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा ये भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। क्या थी ये? भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जिनका नाम क्या है? भीकाजी रुस्तम कामा। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त को, किस वर्ष? तो 22 अगस्त 1907 को इन्होंने क्या किया था, जब ये 7वीं इंटरनेशनल जो कांग्रेस थी यहाँ पर झंडा फहराया था, इसके लिए फेमस है। और ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने विदेश की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। क्लियर है? चलिए, और इन्होंने जो दादा भाई नौरोजी थे, इनके निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। कि इन्होंने तो भीकाजी रुस्तम कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक की बात की गई है। तो हमारे यहाँ पर जब एक्ट आता है 1909 का, एक एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो जब 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है, इस एक्ट को जाना जाता है मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से। तो यहाँ पर जो मार्ले होते हैं ये तो भारत के सचिव होते हैं, और जो मिंटो होते हैं ये भारत के वायसराय होते हैं। तो मिंटो सचिव और मार्ले यहाँ पर वायसराय होते हैं। तो इस यहाँ पर जब 1909 का अधिनियम आता है, ये इसमें क्या किया जाता है कि मुस्लिम जो लीग है, यानी कि एक तरह से यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि मुसलमान जो है वो मुस्लिम वोटर्स जो है वो मुसलमान को ही अपना नेता चुनेंगे, यानी कि मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट करेगा। ये कई किस में कहा जाता है? 1909 के एक्ट में। तो एक तरह से जो यहाँ पर सांप्रदायिकता है, इसका जनक भी आपसे पूछा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिंटो को। किसको कहा जाता है? मिंटो को। ये ना, तो यहाँ पर इनको कहा जाता है क्यों? क्योंकि इन्होंने ही एक तरह से जो सांप्रदायिकता है, अलग धर्म को लेकर उसको एक यहाँ पर वैधानिकता प्रदान करने का काम किसने किया था? सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने का काम इसी एक्ट ने किया था। इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है यहाँ पर मिंटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, गर्मियों में क्रिसमस डे कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है गर्मियों में क्रिसमस डे। अगर आप भारत की बात करेंगे तो देखिए हम लोग जो है हम सर्दियों में मनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस टाइम हमारे यहाँ पर बहुत सर्दी होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? देखिए विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो दक्षिण में एक साम्राज्य था विजयनगर, जिसकी कैपिटल थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करने वाले थे वो 2 भाई थे, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की, और इसी के अंदर इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर ही संगम वंश की स्थापना की थी विजयनगर में, जिसका नाम है हरिहर और बुक्का। इनके द्वारा ही की गई थी। और यहाँ पर चंपा की अगर बात की जाए तो ये जो महाजनपद कालम पढ़ते हैं उसमें जो 16 महाजनपदें थी, उसमें से एक जो राज्य था वो ये था चंपा, या फिर एक महाजनपद कह सकते हैं। तो चंपा जिसकी राजधानी क्या थी? एक अंग हुआ करता था, अंग की राजधानी थी चंपा। विराटनगर मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी, और वज्जी की वैशाली हुआ करती थी। ये महाजनपद काल से क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए यहाँ पर पूछा है महाजनपद काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपद काल के अंदर महाजनपदों की संख्या थी 16। ये 16 की 16 जो महाजनपद थी, इनमें से 8 महाजनपद जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश में आपको फैली हुई दिखाई देती हैं। कितनी? तो 8। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है नियाग्रा फॉल्स कौन सी झील के मध्य स्थित है। देखिए नियाग्रा फॉल्स या नियाग्रा जलप्रपात ये स्थित है इरी तथा ओंटारियो झील के मध्य, और ये कनाडा तथा यूएसए की सीमा के बीच पड़ता है। कहाँ कहाँ? कनाडा और यूएसए की जो सीमा है वहीं पर पड़ता है हमारा नियाग्रा फॉल्स या नियाग्रा जलप्रपात। और झील पूछेगा तो इरी तथा ओंटारियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये स्थित है नागपुर के अंदर। नई दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के अंदर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये भी भारत का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। और कोलकाता एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है, नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। क्लियर है? चलिए आज आप कमेंट में बताइएगा कि भारत की न्यायिक राजधानी क्या है। ये आपको कमेंट में बताना है, भारत की न्यायिक राजधानी क्या है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है। देखिए भगवान बुद्ध जिन्हें कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनके पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं जातक कथाओं में। कथा वस्तु भी इन्हीं से रिलेटेड एक पुस्तक है। इन्हीं हीनयान जो इसमें था, हीनयान हीनयान से संबंधित है कथा वस्तु, जबकि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जातक कथाओं में वर्णित है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो ये चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता था, और इन्हीं का नाम था कौटिल्य। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है। वहीं राजतरंगिणी की अगर बात करें तो ये लिखी गई थी कल्हड़ के द्वारा, और कल्हड़ के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी ये इतिहास की पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया गया है। तो क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी, जिसके लेखक हैं कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शतपथ और तैत्तिरीय किसके ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए शतपथ और तैत्तिरीय ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ है। आपसे ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ जो मेन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो है ऐत्रेय और दूसरा है कौशिकिते। तो ऐत्रेय और कौशिकिते ये दोनों हैं ऋग्वेद के। शतपथ और तैत्तिरीय की यहाँ पूछा गया तो ये दोनों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद की अगर बात की जाए तो सामवेद के हैं पंचविश और षड्विश। तो पंचविश और षड्विश ये किसके हैं? सामवेद के हैं। और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गौपथ। तो गौपथ पूछा जाता है किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये है अथर्ववेद का। अथर्ववेद ये सबसे नया वेद, ये सबसे बाद का वेद भी हम इसको कहते हैं। और ऋग्वेद जो है इसको वेदों का वेद कहा जाता है, या फिर सबसे पुराना वेद कहा जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था शतपथ और तैत्तिरीय, तो ये है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है और 5 इसके अंदर सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, या फिर 70 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाए वो इसका कार्यकाल होता है। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं वो एक बार इनकी नियुक्ति अगर इसमें हो जाती है तो फिर वो भारत सरकार के अधीन किसी और पद पर काम नहीं कर सकते, यानी कि और कोई पद वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हालांकि जिस पद पर वो है उस पर उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ब्रेल लिपि दिवस, ये जो लुई ब्रेल थे एक व्यक्ति, इन लुई ब्रेल के द्वारा एक लिपि का निर्माण किया गया था जिसका नाम है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। देखिए इसमें क्या होता है, जो लोग नहीं देख पाते हैं ये लिपि उनके लिए कारगर है। इसमें 6 बिंदु होते हैं, और 6 बिंदुओं के माध्यम से जो है ये पढ़ी जाती है पुस्तक। तो इसी को कहा जाता है ब्रेल लिपि। आपसे ये पूछा जाता है इसमें कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है। तो हेरोडोट्स की अगर बात करें तो हेरोडोट्स को
इतिहास का पिता कहा जाता है। वहीं इरेटोस्थेनीज की अगर बात की जाए तो इनको भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। और यहीं पर अगर अरस्तु की बात की जाए तो इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक भी इसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के बारे में हमसे पूछा गया है, लेकिन सबसे पहले मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी एक पुस्तक इंडिका। ये आपसे बहुत पूछी जाती है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका जो कि हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है, ये लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें टोलमी की, देखिए टोलमी जो है इन्होंने जो दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी गई थी टोलमी के द्वारा। तो भारत का भूगोल नाम की जो बुक लिखी गई थी वो किसने लिखी थी, टोलमी ने। अगर यहाँ पर बात की जाए प्लिनी की, तो प्लिनी ने ही लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, प्लिनी है। हेरोडोटस अभी हमने देखा, इन्हें क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी हिस्टोरिका, जो आपसे पूछी भी जाती है पेपर में। तो हिस्टोरिका किसने लिखी थी, हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है सती प्रथा का पहला साक्ष्य, पहला जो लिखित साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात की गई है एरन अभिलेख की। तो ये एरन अभिलेख वही अभिलेख है जिससे हमें सती प्रथा का सबसे पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, एरन अभिलेख से मिलता है। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो हाथी गुम्फा अभिलेख वो अभिलेख है जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। तो भारतवर्ष का सबसे पहला जिक्र किया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। वहीं अगर सोहोगोरा अभिलेख की बात करें तो सोहोगोरा अभिलेख के अंदर ये सबसे पहले दुर्भिक्ष के बारे में जो जानकारी देने वाला अभिलेख है वो सोहोगोरा अभिलेख है। वहीं ये जो भीतरी अभिलेख है, आपसे बहुत पूछा जाता है पेपर में कि भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम भीतरी अभिलेख की बात करें तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। और इसी से हमें जानकारी मिलती है हूण आक्रमण की भी। तो हूण आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। यहाँ पर पूछा था सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, तो एरन अभिलेख यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है किताब उल हिंद, जिसको भारत की खोज कहते हैं हिंदी में, या इस किताब उल हिंद को ही हम एक नाम से और जानते हैं, इसी को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। तो तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद, जिसका हिंदी में अनुवाद है भारत की खोज, ये पुस्तक लिखी गई थी अलबरूनी के द्वारा। तो अलबरूनी के द्वारा तहकीक ए हिंद बुक लिखी गई थी। और अलबरूनी जो है ये भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला कौन था, अलबरूनी था। वहीं इब्न बतूता की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा लिखी गई थी रेहला। रेहला किसने लिखी थी, रेहला लिखी थी इब्न बतूता ने। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है डाइमेकस किसके दरबार में आया था। देखिए जो डाइमेकस है ये सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था ये कौन है। तो ये जो सीरिया के राजा थे एंटियोकस, उनका क्या था, राजदूत था, जो कि आया था बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में आया था, ये बिंदुसार के दरबार में आया था। और इसका जो वर्णन है वो भी किससे संबंधित है, ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित इसका वर्णन मौर्य साम्राज्य से संबंधित वर्णन कौन करता है, डाइमेकस के द्वारा किया गया है। क्लियर है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन, तो ये आया था मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है। और अगर बात करें यहाँ पर अशोक के दरबार में कौन आया था, तो अशोक के दरबार में आया था एक राजदूत, ये इसका नाम था डायोनोसियस। तो डायोनोसियस इसके में आया था, डायोनोसियस आया था, डायोनीसियस ये आया था अशोक के दरबार में। ये किसका राजदूत था, तो ये था मिस्र के राजा टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था डायोनोसियस। क्लियर है। चलिए हमसे पूछा है डाइमेकस तो आया था बिंदुसार के दरबार में, जो कि किसका राजदूत हुआ करता था, तो ये सीरिया के जो नरेश थे एंटियोकस, उनका राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। देखिए पुराणों की संख्या अगर आपसे पूछा है कि कितने पुराण है, तो पुराण है टोटल 18। तो पुराणों की संख्या है 18 और इनमें जो सबसे पुराना पुराण होता है वो है मत्स्य पुराण। तो ये जो मत्स्य पुराण है आपसे पूछा गया है कौन से वंश से संबंधित है, तो मत्स्य पुराण संबंधित है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है।
और यहाँ पर जो मौर्य वंश दिया है, इस मौर्य वंश से संबंधित हमें जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में किससे संबंधित जानकारी मिलती है? मौर्य वंश से। और गुप्त वंश से संबंधित जानकारी हमें मिलती है वायु पुराण से। और यहाँ पर पूछा है मत्स्य पुराण से किस वंश के बारे में मिलती है? तो आंध्र सातवाहन वंश। और देखिए जो आंध्र सातवाहन वंश था, ये फेमस है सिक्के चलाने के लिए। कौन से वाले? शीशे के सिक्के। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलाए थे, तो आंध्र सातवाहन वंश के द्वारा शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए गए थे। क्लियर है? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि फर्स्ट इलेक्शन जो कमिश्नर थे, वो कौन थे? तो यहाँ पर थे सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेकिन अगर आपसे महिला पूछी जाए पहली मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनका नाम था रमा देवी। रमा देवी ये भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त महिला रही हैं। वहीं अगर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए, तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं, और बाद में जाके राष्ट्रपति भी बने। इंदिरा गांधी ये महिलाओं में यानी कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी भारत की बनने वाली। और प्रथम राष्ट्रपति जो महिला बनी थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हालांकि इंदिरा गांधी जो है ये हमारे देश की पहली विदेश मंत्री भी रही थी, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री के पद पर थी तब इन्होंने अपने पास विदेश मंत्रालय को भी रखा था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पूर्णकालिक जो हमारे देश की विदेश मंत्री है वो कौन थी पहली, तो वो थी सुषमा स्वराज जी थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में बात की गई है मौलिक अधिकारों की, जिसमें हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। ये मौलिक अधिकार हमने लिए हैं यूएसए के संविधान से। अगर रूस की बात की जाए तो हमने रूस से लिए हैं मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो हमारी जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और आयरलैंड से हमने लिए हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड से लिए। यहाँ पर पूछा है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, तो ये हमने लिए हैं यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं। 34 में 33 तो अन्य जज होते हैं और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आज तक की भी अगर हम बात करें, वर्तमान समय तक की भी, तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा नई दिल्ली में, वहाँ पर कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नहीं बैठी है। लेकिन जो अदर जज हैं उनमें महिलाएं रही हैं और अभी भी हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है पहली कौन बनी थी जज यहाँ पर, तो सर्वोच्च न्यायालय में पहली जज बनने वाली महिला है एम फातिमा बीबी। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी हाई कोर्ट में बनने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है लीला सेठ। कर्णम मल्लेश्वरी ये भारत की एक रेसलर है, ये याद रखिएगा, प्लेयर हैं एक भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल से निर्मित होती है, या फिर प्रवाल भी कह सकते हैं, प्रवाल या कोरल से निर्मित जो रीफ है ये पड़ती है हमारी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में है ये विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव। और दूसरे नंबर जो इनके गुरु थे उनका नाम था गुरु अंगद देव। और यहाँ पर बात की गई है अंतिम गुरु की, तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, क्योंकि सिखों में टोटल 10 गुरु माने गए हैं और ये थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हिंदू धर्म में कौन कौन से धर्म को शामिल किया जाता है? तो हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें बौद्ध, जैन और सिख ये सभी धर्म शामिल हैं। जैन धर्म को तो 2014 में ही शामिल किया गया था हिंदू धर्म के अंदर। तो यहाँ पर तीनों ही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब आएगा। बौद्ध, जैन और सिख सभी ये हिंदू धर्म में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है और भारत सरकार को सभी जो सलाह है कानून से संबंधित वो देता है, तो ये होता है महान्यायवादी। यहाँ पर इस महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका वर्णन है आर्टिकल 76 में, किसका? महान्यायवादी का। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। महान्यायवादी
और जैसे हमारे यहाँ पर महान्यायवादी होते हैं केंद्र में, ऐसे ही स्टेट में होते हैं कौन, ये आपको कमेंट में बताना है कि स्टेट में महान्यायवादी जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच कौन करता है। देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि आर्टिकल 148 से संबंधित है। देखिए, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है कि ये जो अपना प्रतिवेदन यानी कि अपनी रिपोर्ट है, इनकी जाँच कौन करता है, इनकी रिपोर्ट की। तो इनकी जो ये रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को, उसकी जाँच की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा। तो लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह ने जब इनका आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने, तो ये सफल नहीं रहा था, असफल था। तो सफलता का जो श्रेय जाता है वो रास बिहारी बोस को जाता है। इन्होंने सफल तरीके से इसका गठन किया था, किसका, आज़ाद हिंद फौज का। बाद में सुभाष चंद्र बोस को भी इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था, आज़ाद हिंद फौज का। क्लियर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाले जो थे सबसे पहले व्यक्ति, इनका नाम था चौधरी रहमत अली। देखिए, चौधरी रहमत अली, और इन्हीं के साथ यहाँ पर एक विद्यार्थी हुआ करते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पर चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथी थे। इन्होंने 1933 में अपना एक पत्र, एक पैम्पलेट कह सकते हैं, इन्होंने अपना एक पैम्पलेट प्रकाशित किया था, जिसका नाम था अब या फिर कभी नहीं, यानी कि नाउ और नेवर। ये इन्होंने अपना पैम्पलेट एक जारी किया था, जिसमें इन्होंने इस शब्द का, पाकिस्तान शब्द का यूज़ किया था। तो आपसे पूछा जाता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली का नाम इसमें आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको हम सूर्य देवता के मंदिर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है, जिसको कोणार्क मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो हमसे पूछा है कौन से राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये स्थित है ओडिशा में। ओडिशा की अगर बात की जाए तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। क्लियर है। गुजरात की गांधीनगर है, और तमिलनाडु की चेन्नई, और कर्नाटका की बेंगलोर। कैपिटल आपको, जितने भी स्टेट हैं भारत के अंदर, कितने स्टेट है, 28, सभी की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से आपसे और पूछा जाता है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा है, हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है कौन से हैं। देखिए, हिंदू धर्म के अंदर 4 तीर्थ हैं जिनको धाम कहा जाता है, ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो ये है बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। ये हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिए। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिए हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। ये तीनों के तीनों ही मंदिर जो है, सॉरी, चारों के चारों मंदिर को ही क्या कहा जाता है, धाम कहा जाता है। इसमें से जो ये बद्रीनाथ है, द्वारिका और पुरी, ये तीनों मंदिर तो विष्णु देवता को समर्पित है, जबकि रामेश्वरम जो मंदिर है ये शिव को समर्पित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी विष्णु को, और यहाँ पर जो रामेश्वरम मंदिर है ये केवल किसको समर्पित है, ये शिव को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट देखेंगे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। और सरोजनी नायडू ही वो महिला है जो भारत के किसी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनी थी। तो राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, ये सरोजनी नायडू ही थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और यही सबसे पहले कांग्रेस के अंदर अगर बात की जाए, महिला अध्यक्ष जो बनी थी सबसे पहली भारतीय, वो सरोजनी नायडू ही थी। और जो पहली अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट थी। क्लियर है। अगर भारतीय का नाम आएगा तो सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि जो नेशनल हमारा जो स्पोर्ट्स डे है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 4 जनवरी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे जहां से अच्छा गीत
की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, आप सभी ने सुना होगा। ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा इस गीत की रचना की गई थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था, एक स्लोगन जो बहुत फेमस है, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था। और भारत जो है वो, भारत के अंदर जो अनेकता में एकता है, वो भारत के अंदर, भारत के लोगों में कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। ये कहा था किसने? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक, ये हमारे एक बहुत फेमस स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वाला फेमस स्लोगन इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लाई हरोबा महोत्सव कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? देखिए, लाई हरोबा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाई हरोबा कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो ये लाई हरोबा एक फेस्टिवल है मणिपुर का। मणिपुर जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। तो ये लाई हरोबा मणिपुर में मनाया जाता है और मेईतेई जो जनजाति है, मेईतेई जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। देखिए, गारो, खासी और जयंतिया, ये गारो, खासी, जयंतिया 3 जनजातियाँ ये पाई जाती हैं तुम्हारा मेघालय के अंदर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? देखिए, जब मानव शरीर में हम पाचन की बात करते हैं, तो जब हम अपने मुंह में भोजन डालते हैं, तो जब हमारे मुख में जो लार होती है वो खाने के साथ मिलती है, तो हमारे खाने का जो पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा। लेकिन जब मुख के बाद हमारा जो खाना है वो जाता है, हमारी जो ग्रास नली होती है उसमें जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। मुख से पाचन स्टार्ट ज़रूर होता है, यानी कि मुख में लार के द्वारा होता है, लेकिन जब ग्रास नली में जाता है तो वहाँ पर कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। फिर उसके अंदर जब जाता है तब इसकी क्रिया स्टार्ट होती है पाचन की बाद में। तो यहाँ पर पूछा है कि पाचन तंत्र में सबसे लंबा हिस्सा जो है वो कौन-सा है? तो देखिए, हमारी जो छोटी आँत होती है, यहाँ पर ये सबसे लंबा हिस्सा है, जहाँ पाचन तंत्र का, जो भी हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम है उसके अंदर। छोटी आँत की लंबाई भी आपसे पूछ ली जाती है कभी-कभी, तो 6 मीटर इसकी लंबाई है छोटी आंत की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत की संसद के कितने अंग हैं? देखिए, भारत की संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। 3 कौन-कौन से हैं? एक तो है राज्यसभा, एक है लोकसभा और तीसरे हैं राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे पूछे तो कितने हैं? 3। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि कितने अंग, ये तो पूछे हैं अंग, अगर आपसे पूछेगा कि कितने सदन हैं भारत की संसद के, तो सदन 2 हैं, ये याद रखिएगा। 2 कौन-कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। सदन पूछेगा तो 2 राज्यसभा, लोकसभा, और अगर आपसे पूछेगा अंग तो 3 राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमसे पूछा है, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो इनमें से हमें बताना है कौन से राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य कौन-कौन से हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। इससे क्या होगा, आपको सारे के सारे स्टेट याद हो जाएंगे जिन जिन से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो देखिए, यहाँ पर मी से हो गया मिजोरम, एक हो गया मिजोरम, दूसरा हुआ हमारा त्रिपुरा, इसी के साथ यहाँ पर पै से हुआ हमारा पश्चिम बंगाल, तीसरा हुआ रै से हो गया हमारा यहाँ पर राजस्थान, चौथा राजस्थान, गै से हुआ यहाँ पर हमारा गुजरात, पांचवा, और मैं से यहाँ पर होगा हमारा मध्य प्रदेश, छठा, और 6 से छत्तीसगढ़, सातवां, और 6 से झारखंड, आठवां। तो ये 8 के 8 स्टेट हैं हमारे जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत से, 8 राज्यों से। तो अब देखें यहाँ पर कौन सा इनमें शामिल नहीं है, तो वो कौन सा इनमें से शामिल है, हमें वो बताना है ना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश तो इसमें शामिल नहीं है, ना ही उत्तराखंड है। राजस्थान है, हाँ बिल्कुल है, तो कर्नाटक भी नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया था? देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था
और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर यहाँ पर किसको अलग कर दिया गया था? उत्तराखंड को। ये 13 जिले थे जो कि पहाड़ी इलाका था जिससे उत्तराखंड बनाया गया था। तो ये किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 में क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल नाम का एक राज्य अलग किया गया था और इसी उत्तरांचल का नाम फिर आगे चल के सन 2007 में बदल कर क्या कर दिया गया? तो उत्तरांचल का नाम ही फिर बाद में चल के क्या हो गया था? उत्तराखंड 2007 में। लेकिन जब ये अलग किया गया था तो उत्तराखंड, तो इसको अब आप जानते हैं उत्तराखंड के नाम से, पहले इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। 2007 में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। क्लियर? और यहाँ पर सन 2000 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेट बनाए गए थे अलग-अलग, जो 3 अलग-अलग स्टेट से 3 अलग-अलग स्टेट कौन-कौन से बनाए गए थे? देखिए, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था छत्तीसगढ़। वहीं 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग करके क्या बनाया गया था? उत्तराखंड बनाया गया था। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड बनाया गया। तो बिहार से अलग करके किसको बनाया गया था? झारखंड को। तो ये सभी के सभी सन 2000 में बने थे। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। आज की क्लास में इतनी क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। और इसी के साथ अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं इस वीडियो की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं।